व्यवहारवाद के उजागर होने में बहुत योगदान दिया। ठीक है, की आलोचना व्यवहारवाद अपनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जो स्वयं व्यवहारवादी थे उन्होंने सोचा कि हम सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाए जो हमें करना था। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इसमें उत्तर व्यवहार अपनाना पड़ेगा। इसलिए व्यवहारवाद का संशोधन है, वो खंडन नहीं करता है। ठीक, उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद का संशोधन है, उसका खंडन नहीं करता है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के खिलाफ एक प्रति सुधार आंदोलन है जो राजनीतिक शोध में तथ्यों एवं मूल्यों के बीच समन्वयवादी दृष्टिकोण करता है। व्यवहारवादी किस पे बल देते थे? मूल्यों पर, सॉरी तथ्यों पर, ठीक, और परंपरागत मूल्यों पर। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया? तथ्यों और मूल्यों दोनों का समन्वय किया और मानता है कि क्या हुआ? कौन बोल रहा है बीच में? मैम पीपीटी नहीं दिख रहा। यस मैम, ओके, हो गया। तो ये क्या करता है? तथ्य और मूल्य, जो मैंने ये पॉइंट लिखा, सुधार मैंने बता दिया 1969 का। तथ्य और मूल्य जो लिखा है, आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है? यस। ये ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये क्या करता है कि तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय करता है और मानता है कि लेकिन कर्म और प्रासंगिकता, कर्म और प्रासंगिकता कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसके उत्तर व्यवहार के दो प्रसिद्ध नारे थे, कर्म और प्रासंगिकता। ये जो बेसिक पॉइंट मैंने तीनों बताया आपको एग्जाम में किसी भी हाल में चीज डालनी है, क्योंकि ये उत्तर व्यवहार की प्रमुख चीजें हैं। ठीक है, कर्म और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। तात्पर्य ये है कि यहाँ आप कोई मेथड प्रयोग करो, शोध में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई भी मेथड यूज करो, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है? उसका रिजल्ट। आप कैसे तैयारी कर रहे हो? सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैटर क्या इम्पोर्टेंट है? आपका रिजल्ट कैसा आता है और आपका निष्कर्ष, मतलब कि आपका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप क्या मेथड यूज कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है कर्म और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। आप लोगों को क्लियर हो गया? ये सुधार हुआ, फिर इन्होंने तथ्य और मूल्य के समन्वय की बात की। इनके दो प्रमुख नारे थे, कर्म और प्रासंगिकता। बताइए बेटा, कोई बोलो। यस मैम। ठीक है, ईस्टर ने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। ये अब परिभाषा आप लिख लीजिए, इसमें मैंने लिखा नहीं है। मैम ये पहला क्या लिखा है? क्या बेटा? ये जो है ना अभिप्राय, वो 69 में सुधार कर, जो मैंने बताया ना 69 में उन्होंने अच्छी भाषा, उसमें असम में भाषा दिया और कहा कि भाई हमने सार्थकता व्यवहारवाद सिद्ध नहीं कर पाई है, अब हमें उत्तर व्यवहार अपनाना पड़ेगा। ठीक है, परिभाषा बोलिए, क्या बोल रही थी? उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक क्रांति है, एक वास्तविक क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। यह विकास है, अनुरक्षण नहीं। विकास है, अनुरक्षण नहीं। लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे की ओर कदम है, पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं। हो गया? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। यानी कि ये कोई चीज क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नहीं आई है, बल्कि एक वास्तविक क्रांति है जिसके दो प्रमुख नारे हैं। क्या नारे हैं? कर्म और प्रासंगिकता, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यह विकास है, अनुरक्षण नहीं। अनुरक्षण का तात्पर्य है यथा स्थिति, जो कि व्यवहारवादी मानते थे कि उसी स्थिति में बने रहो, एसी में बैठ के शोध करो, इस तरीके की। वो मतलब जिस स्थिति में हो वैसी स्थिति बनाए रखो। तो ये जो है उत्तर व्यवहारवाद विकास है, अनुरक्षण नहीं। ठीक, यह आगे की ओर कदम है, पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं। मतलब कि इन्होंने मूल्यों और तथ्यों दोनों को शामिल किया।
मूल्यों की बात परंपरावाद वाले कहते थे, तथ्यों की बात व्यवहारवादी कहते थे। इन्होंने दोनों को शामिल किया। ये पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि आगे की ओर कदम है। यह एक आंदोलन भी है और बौद्धिक क्रांति भी है। अब हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि इसमें थोड़ा-सा इसका उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय क्या है। जैसे कि ये मैंने पॉइंट बता दिए हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन जो है डेविड ईस्टर ने 1969 में जो भाषण में कहा, वहाँ पे अप्सा में स्पीच देते हुए कहा था कि अब हमें उत्तर व्यवहारवाद अपनाना चाहिए। ये व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं करता है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विस्तार है, उसको अस्वीकृति देता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के के नारे हैं। यहाँ तक अभिप्राय मतलब आप लोग को क्लियर हो गया कि उत्तर व्यवहारवाद बेसिकली बात क्या करता है? ठीक है। अब इसके उदय के कारण पढ़ लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अभी तक तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके उदय के क्या कारण थे। फिर एक पॉइंट आप लोग बता दीजिए। बोलो भाई, कोई तो बोलो, क्यों आए हो? आलोचना की है ना इसने। मैम व्यवहारवाद की आलोचना की। वही तो डर क्यों रहे हो? कुछ तो गलत सही कुछ तो बोलो, समझ ये तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। लिखा भी है, लिखा हुआ फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। भाषण में मैम इसने आलोचना की डेविड स्टर्न ने, और फिर इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत लाया। ठीक। तो जो उस टाइम पे डेविड स्टर्न ने कहा कि उत्तर व्यवहारवादी यही कहते थे कि उस समय जो अनुसंधान की उपयोगिता का क्या महत्व है, जिसमें जो उस तत्कालीन समय में जो समस्याएं थी, उसके निदान के लिए कोई चिंतित ही नहीं था व्यवहारवादी, क्योंकि वो वैज्ञानिकता पर फैक्ट पर बल देते थे। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं, उस टाइम पे परमाणु शस्त्र के बढ़ने लगे थे, आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे थे, तानाशाही राज्य का प्रभुत्व हो गया था। तो ये इत्यादि जो समस्याएं थी, इस संबंध में इस संबंध में कोई चिंता ही नहीं किया गया, इसको समझने की कोशिश ही नहीं की गई। तो कहीं न कहीं ये जो जैसी समस्याएं थी, तो ये हमारे सामाजिक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? तो उत्तर व्यवहारवाद लाने की बात की गई। और व्यवहार जैसे खर्चीला और सिद्धांत निर्माण में सफल होना, वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग करने के बाद की असफलता की एक प्रतिक्रिया थी। इसके साथ आप लोग लिख लीजिए। डेविड ईस्टन ने अपने सिस्टम में 3 कारण बताए थे। विज्ञान विज्ञान बनाने के प्रति पहला राजनीतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष। लिखिए, भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की इच्छा। तो क्या दूसरा पॉइंट? यस मैम। सॉरी, दूसरा पॉइंट हो गया। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक के समूह के रूप में तथा
वैज्ञानिकों के समूह संचालित आंदोलन। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तीसरा यस मैम। एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों आगे आगे मैम आगे। आप लोग बार बार क्या कहाँ तक हुआ था भैया? एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। 0 पॉइंट हो गए। जिसका जिसका छूटा बोल दीजिए। तीसरा तीसरा एक बौद्धिक प्रवृत्ति। पहला पॉइंट फिर से बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, अब सब लोग सुनिए फिर से। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में 3 कारण बताए। पहला है राजनीति के प्रति असंतोष। सेकंड है की उत्कृष्ट इच्छा। तीसरा है एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। यहाँ तक सबको क्लियर हो? इसका उत्तर हर बात का अभिप्राय क्या है? यस सोनाली जी मैम। चलिए पॉइंट आते हैं हम लोग। कितने 8 और यहाँ पे 8। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से 8 में से 1 काट कर दें। इसको कट नहीं करना है, बल्कि इसकी अलग मान्यता है, उसकी अलग मान्यता है। बस ये है कि वहाँ 8 मान्यताएं हैं, यहाँ पे 7 मान्यताएं हैं। पहला है तकनीक से पर ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ओके मैम। ये जो पॉइंट लिखा था तो आप इसको लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। छठा पॉइंट पांचवा पॉइंट क्या लिखा है? बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ठीक है, तो पहला पॉइंट है तकनीक से पूर्व सार वस्तु पर बल। तकनीक से पूर्व, तकनीक पर कौन बल देता था? व्यवहारवाद। वो तकनीक पर ज्यादा बल देते थे कि हमें ऐसे टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, हमें ये वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए, हमें फैक्ट पर बल देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सार वस्तु पर बल दिया, मतलब कि शोध की कर्मनिष्ठता और प्रासंगिकता पर बल दिया। उनके जो प्रमुख नारे थे ना, कर्म और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, हाँ, प्रासंगिकता रेलिवेंस मतलब की उपयोगिता। ठीक है, जो 2 मेन पॉइंट है वही है कर्म और प्रासंगिकता। ये चीजें भूलनी नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद जब भी पूछे कर्म प्रासंगिकता ये जरूर डालिए उसमें, तथ्य मूल्यों का समन्वय, ये सब चीजें। ठीक, तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि तकनीक से पूर्व सार वस्तु पर बल। वो तकनीक को देते हैं, वो पहले कर्म और प्रासंगिकता पर बल देते हैं। व्यवहारवादियों का एक नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं। लिख लीजिए जिसको लिखना है। मैम आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑफ करवाइए सबका। बेटा आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए जिसने ऑन रखा है।
मुझे ये कट करना पड़ेगा, अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। माइक कौन ऑफ की? सभी का ऑफ है बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? स्पष्ट मैम बोलिए। आ रही मैम, आ रही। एक्सप्लेन करिए मैम। हाँ, तो इन्होंने तकनीक से पहले कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि हमें तकनीक को अधिक महत्व नहीं देना है, बल्कि शोध की कर्मनिष्ठता और प्रासंगिकता पर ज्यादा बल देना है। एक नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं। ये आप इसकी परिभाषा लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना बुरा नहीं। लिख लिया? यस मैम, लो भाई, ठीक है। इसका अब आप लोग को समझ में तो आया नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, मैं बताती हूँ। अस्पष्ट होना मतलब ना तो सही ना तो गलत, आप कंफ्यूज हो, आपको क्लियर नहीं हो कि आप सही हो ना तो गलत हो, यहाँ पे अस्पष्ट हो, ठीक है। तो ये जितना बुरा है या फिर गलत होना उतना बुरा नहीं, मतलब कि आपको पता है कि आप या तो गलत ही होगे या तो सही होगी, तो आपको कौन सा ज्यादा गलत होना बुरा लगता है? आप कंफ्यूज रहो वो ज्यादा बुरा है कि आपको पता है कि हाँ हम गलत हैं? पता रहे तो। हाँ, ये सही है। तो यही उन्होंने व्यवहारवादियों ने कहा कि उत्तर व्यवहारवादियों को कहा था व्यवहारवादियों ने ये कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं। मान लो आप फर्स्ट ग्रेड करो, फिर कहो नहीं यार हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, आप स्पष्ट ही नहीं, आप कंफ्यूज हो अभी, ठीक है, तो ये ज्यादा बुरा है कि नहीं भाई? क्लियर तो होगी कि हाँ हमको यही सिर्फ यही करना है, तो आप उसी में फोकस करोगे। जब आप स्पष्ट ही नहीं तो अच्छा बुरा है स्पष्ट होना, व्यवहारवादियों ने कहा। वही उत्तरवादियों ने क्या कहा? अप्रासंगिकता की सुनिश्चितता से, देखिए, अप्रासंगिकता की सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना बुरा है। सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना बुरा है। बताती हूँ। सोनी बेटा, टाइमिंग क्या दी गई थी ऐड होने की? की सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। कहते हैं कि वो तो प्रासंगिक, उसकी प्रासंगिकता ही नहीं, उपयोगिता ही नहीं है, तो फिर क्या? तो उससे अच्छा है अस्पष्ट होना, मतलब वो कम बुरा हो। जैसे इसका एकदम छोटा सा एग्जांपल बहुत इजी देते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि यार खूब अच्छे से नीली पीली काली हरी गुलाबी सभी पेन से अच्छे से सजा सजा कर लिखो, चमका कर लिखो, चाहे वो गलत ही हो। समझ रहे हो? ये कौन कहता है? व्यवहारवादी। कि भाई एकदम टेक्निक पर, कि भाई एकदम अच्छे से चमका के लिखो, नीली पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, गुलाबी पेन से लिखो, इन सब पेन से लिखो, चाहे वो गलत ही हो। वही उत्तर व्यवहारवाद कहता है नीले पेन से ही लिखो, लेकिन स्पष्ट हो, सही। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। टेक्निक पर बल देते हैं कि भाई टेक्निक अपनाओ कि अच्छे से हम खूब एक एक लाइन नीली से लिखे, एक पेन गुलाबी से लिखे, जैसे बच्चे नोट बनाते हैं नए नए आते हैं कि हम तब चमकता रहे वैसे, तो बेटा उस पर नंबर नहीं मिलता है। चाहे समझ में आया? तो नीली पेन से ही लिखो, लेकिन स्पष्ट लिखो, सही लिखो, बात करते हैं। अब ये आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल। अभी क्या हो रहा था? व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर कोई बल ही नहीं दे रहे थे। वो किस पे बल दे रहे थे? वैज्ञानिकता पर, फैक्ट पर, ठीक है। कहते थे कि हमें सामाजिक कर्म अच्छा बना के, मतलब जिस स्थिति यथा स्थिति में बने रहो,
वहीं पे उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि हमें सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। वो यथास्थितिवाद के समर्थक नहीं थे, इसी रूप में बैठे रहे और शोध कार्य करते रहे। सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका निदान करने की जरूरत है। उत्तर व्यवहारवाद आया के टाइम पे जब देखते हैं कि समाज में इतनी समस्याएं हैं उस पर समाधान के लिए कोई लिया जा रहा है, वो अपनी सार्थकता पर सिद्ध नहीं कर पाया सार्थकता को, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर बल। समस्याएं हैं समाज में उसमें रुचि ले, ये नहीं कि हम ये समस्या है उसमें बिना रुचि लिए हम ऐसे कह दे कि उसका निदान कर दिए, ऐसा नहीं। विश्वसनीय मतलब कि आपको पूरा अच्छे से निदान उस समस्या का करना ही करना है, उसमें सहायता करनी है, मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, विश्वसनीय निदान पर बल दिया। चौथा है मूल्य सापेक्ष। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यवहारवादी किस पे बल देते थे? मूल्य निरपेक्षता पर। निरपेक्षता को मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो मूल्य को अलग करने की बात करते हैं, वो तथ्यों पर बल देते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? मूल्य सापेक्षता। निरपेक्षता था वहां पे, यहाँ पे क्या है? सापेक्षता, यानी कि मूल्यों को भी शामिल करो, बिना मूल्य के अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने गोला बना रखा है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने देखा दो छोटे छोटे गोले साइड हैं, व्यवहारवाद है जो तथ्यों पर बल देता है, इधर परंपरागत है जो मूल्यों पर बल देता है। ठीक है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद दोनों को समन्वय करता है, तथ्य और मूल्यों को। बड़ा सा गोला बीच में बना है, क्लियर हो गया? यस मैम। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है। आई होप कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा। मूल्यों की भी बात करते हैं, मूल्य तथ्य दोनों की। हाँ, शरीरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल। मतलब बुद्धिजीवी को, बुद्धिजीवी से क्या समझ रहे हो? कोई बोलेगा कुछ? तबके के लोग होते हैं। एक लोग बोलो। हाँ, मन बोलो। कम रखो। हाँ चलो, और लेकिन सबसे मैम जैसे वैज्ञानिक हो गए, मैम विचार वाले व्यक्ति ही अरे तुम लोग बहुत ज्ञानी, अरे बहुत ज्ञानी हो तुम लोग। अब ठीक है, मतलब सेक्शन सी के स्टूडेंट अच्छे हैं। चलो पढ़ाकू है थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है। बस ये कि कभी कभी आप लोग ज्यादा कर देते हो। कि जो सोच विचार करता है, जो बहस करता है, वैसे भी हमारे देश में तो हर मुद्दे पर बहस होती रहती है। टीवी खोल हर समस्या के, हर मुद्दों पर, हर समस्या पर अपने विचार रखते हैं, अपनी टिप्पणियां रखते हैं। बेसिकली बुद्धिजीवी वर्ग से तात्पर्य उस वर्ग से है जो शिक्षित सामाजिक वर्ग में आते हैं। इसमें अध्यापक भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, लेखक, कवि, ठीक है, सभी जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज की गाड़ी आगे बढ़ती है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वही उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए अब ये नहीं कि हमें यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे सारे समस्याओं का समाधान कर दे, तो हमारे सामाजिक समस्या जो है क्या यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे वो समाप्त होंगी? ऐसा नहीं, हमें खुद भागीदारी देनी है अपनी। ठीक है, समाज की समस्याओं में भागीदारी देंगे तभी समाज के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। ठीक है, तो वही उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर हमें बल देना चाहिए। क्लियर?
अब आता है छठवां पॉइंट। छठवें में ये है कि कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल देते हैं। वो लोग किस पे बल देते थे? विशुद्ध विज्ञान पर, व्यवहारवाद की एकदम विज्ञान बना के रखो उनको, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस की तरह, ठीक है। लेकिन इन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों ने कर्मनिष्ठ विज्ञान मतलब एक्शन की इसका डेविड ईस्टन ने एक कथन कहा था, सीखने का अर्थ है कार्य का दायित्व अपने हाथ, अपने कार्यों समाज के पुनर्निर्माण करना। आप ये परिभाषा जानने का ईस्टन का कथन है, जानने का अर्थ है, जानने का अर्थ है अपने हाथ में लेना। इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा जानने से अपने हाथ में लेना, लेना ओके तथा कार्यरत अर्थ है अब बेटा किसका ऑन है, ठीक है। कार्यरत होने का अर्थ में लगा देना। परिभाषा से बिल्कुल यही कर्मनिष्ठ अपने कार्य पर बल देते हैं, विशुद्ध नहीं देते हैं। कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में लगा देना। ठीक है, चलिए व्यवसायों का व्यवसाय का राजनीतिकरण कर देंगे, क्यों? इससे कार्य कुशलता आएगी, गुणवत्ता रहेगी, इससे राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक चेतना पैदा होगी, शास्त्र के लिए एक शुभ संकेत है। क्योंकि इससे पहले क्या के प्रति समाज की जो वो लोग उदासीनता को लेकर बड़ा चिंतित थे, ठीक है। तो इन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा भाई राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक चेतना तभी पैदा होगी जब हम व्यवसायों का राजनीतिकरण कर दें। राजनीति शास्त्र के लिए बहुत शुभ संकेत भी है, इससे कार्य कुशलता की गुणवत्ता रहेगी, ठीक है। ये सातों पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए। उसके बाद अगर हम देखें अच्छा पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, कर्मनिष्ठ मतलब कि ये एक्शन पर बल देते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मेथड कोई भी हो, हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये इस पर आज तुलना करके समझो ना, कर्मनिष्ठ विज्ञान और विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी कहते हैं कि एकदम नेचुरल साइंस की तरह रखो, वैज्ञानिकता पर, फैक्ट पर बल देते थे, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करो। लेकिन ये कहते हैं नहीं, मानव व्यवहार बदलता रहता है, कभी वो इमोशनल होता है, कभी दुखी, मतलब उसका कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंस में अध्ययन होता है, वैसे ही मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं पर विज्ञान पर बल देते हैं, विशुद्ध विज्ञान पर नहीं। अब क्योंकि फिर उन्होंने जो ईस्टन का कथन था उसको आप समझिए। जानने का अर्थ है कार्य का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, मतलब कि मानो जो कोई समाज के प्रति अपने कार्यों को समझे और समाज के पुनर्निर्माण में उसको लगा दे। समझ में आया? जी मैम। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं व्यवहारवाद बनाम उत्तर। जितना मैंने बताया आप लोग पता हो गया होगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। फिर भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। व्यवहारवाद किससे बल देते हैं आप लोग खुद बताइए। मूल्यों पर बेटा मूल्यों पर कौन मूल्यों पर बल नहीं देता है। हाँ हाँ, तथ्यों पर देते हैं। तथ्यों पर बल देता है। व्यवहारवाद का बताइए और उत्तर व्यवहारवाद का बताइए ना। मैम व्यवहारवाद तथ्यों पर बल देता है और उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों और मूल्यों दोनों पर बल देता है। वेरी गुड। और
व्यवहारवाद उसमें विशुद्ध विज्ञान पर बल देता है और ये कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल देता है। ठीक है, और कोई बोलेगा? देखो, हाँ कौन बोल रहा है बेटा? चलो तो कोई नहीं, मैं ही बोलती हूँ। ये मैंने लिखा पहला पॉइंट कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है और उत्तर व्यवहारवाद मूल्य सापेक्षता। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट है तकनीक एवं प्रविधि। ये व्यवहारवाद कहते हैं कि हमें तकनीक और प्रविधि पर, टेक्निक पर बल देते हैं, और ये सार वस्तु पर। एक्सप्लेन करने की प्रविधि मतलब मैम तकनीक, तकनीक, प्रविधि, अनुप्रयोग, ये सब एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है, कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर, इसको भी एक्सप्लेन करें? वो तो बताना। विशुद्ध विज्ञान, कर्मनिष्ठ विज्ञान अभी बताया है किसी ने। इसमें से जो एक्सप्लेन करना होगा वो आप लोग बताइएगा, मैं पढ़ दे रही हूँ। चौथा, हाँ, सामाजिक अनुरक्षण और ये सामाजिक परिवर्तन। अनुरक्षण का मतलब होता है यथा स्थिति, मतलब व्यवहारवादी कहते हैं हम जिस स्थिति में हैं हमें वैसे ही स्थिति में बना के रखना है। ये सामाजिक परिवर्तन की कोई बात नहीं करते हैं। बैठे बैठे शोध करें, थोड़ी तो टाइम से नहीं होता है। भाई प्रयोगशाला में है, हम वहीं बैठे बैठे पूरा शोध कर, तो वो सामाजिक अनुरक्षण की बात करते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं नहीं, सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। ठीक है, और मात्रात्मक सोच। जब हम कोई विज्ञान मतलब विज्ञान उसमें अध्ययन, उसमें मैंने जब आगे मैंने बताया था कि जब आगे अध्ययन कर निष्कर्ष निकालते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटी करते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटी में भाई कि ईमान और ये सब सारी चीजें जो गुण होते हैं उनको, क्योंकि कभी खुशी है तो ये पल पल बदलते रहते हैं, उसकी बात करता है, दोनों का समन्वय करता है। प्रासंगिकता है। तो उत्तर व्यवहार ये 6 पॉइंट। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई जब परंपरागत और उत्तर व्यवहारवाद में बड़ी समानता है और असमानता है, तो हम इसको भी देखेंगे। समानता किस दृष्टि में है? क्या क्वांटिटेटिव मतलब कि जैसे आंकड़े जो हम लेते हैं उस आंकड़ों का हम करते हैं, फिर उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, हमने उसमें व्यवहारवाद में पढ़ा था कि जो अध्ययन किया, फिर जो हमने नियमितता के आधार पर आंकड़े निर्धारित इकट्ठे किए, उन्हें इकट्ठे करे रहते हैं, उसको करते हैं, फिर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं सिर्फ उसी का, सिर्फ उसमें दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, और होता है वो गुणों की भी बात करता है, क्योंकि मानव कभी ईमानदार होता है, ईर्ष्यालु होता है, ये सभी जो मानव के गुण हैं हम उसको ऐड करते हैं। तो ये दोनों की बात करता है। परंपरा, अब हम कभी कभी सुनते हैं कि परंपरा में दिखाई पड़ती है, तो वो 3 दृष्टि से दिखाई पड़ती है कि दोनों व्यवहारवाद के विरोधी हैं। परंपरागत व्यवहारवादियों ने आलोचना की थी, तभी व्यवहारवाद आया। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद की आलोचना के फलस्वरूप आया। तो दोनों क्या है? व्यवहारवाद के विरोधी हैं। ये दोनों में समानता है। किसमें है समानता? परंपरागत और उत्तर व्यवहारवाद में। क्लियर हो रहा है? यस मैम। पहले बनाया था ना, परंपरागत, फिर उसकी आलोचना किसने की? व्यवहारवाद में।
आलोचना किसने की? ठीक है। परंपरागत उपागम व्यवहारवाद परंपरागत उपागम की कई सारी कमियां थी, ठीक है, तो उसी के फलस्वरूप व्यवहार उस समय जो मिनिस्टर थे चार्ल्स मेरियम और ग्राहम बेल लिखते थे कि क्योंकि परंपरागत उपागम सिर्फ 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करता था, दार्शनिक ऐतिहासिक संस्थाओं पर ज्यादा बल देता था। सबसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें वैज्ञानिकता पर बल देना चाहिए, फैक्ट चाहिए हमें। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान बनाने पर बल दे रहा था, ठीक है। इसकी आलोचना के फलस्वरूप आया। तो ये जो तीनों उपागम आप पढ़ोगे, तीनों उपागम एक दूसरे की आलोचना के फलस्वरूप आए। परंपरागत उपागम की आलोचना की व्यवहारवादियों ने, व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद की आलोचना की व्यवहारवादियों ने बताया। बोलो। ठीक। आपको क्लियर करने के लिए क्लियर हो इसलिए लिखे हैं ताकि परंपरागत वाले में क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्यवहारवाद बना, उत्तर व्यवहारवाद, मतलब कि व्यवहारवाद को भी बताया और उत्तर व्यवहारवाद को बताया। अब हम बता रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में क्या समानता है कि पद्धति को तो परंपरागत को मानते हैं, मूल्यों पर बल देते हैं, उत्तर व्यवहारवाद भी मूल्यों पर देता है, ठीक है। इसीलिए परंपरागत पद्धतियों को महत्व देते हैं। मूल्य सापेक्षता का अध्ययन मूल्यों पर बल देते हैं। ये समानताएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। दिख रहा है असमानता? जो मैंने ये P लिखा है और इधर P भी लिखा है, वो ट्रेडिशनल और ये पोस्ट बिहेवियरिज्म, ठीक है, उसको मैंने शॉर्ट में किया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो परंपरागत वाले क्या हैं, वो रूढ़िवादी थे, पाश्चात्यागामी, मतलब कि वो ऐतिहासिकता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करके सिर्फ उसका निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं। लेकिन मैंने क्या चीज रूढ़िवादी किसे कहते हैं? रूढ़िवादी परंपरावादी, रूढ़िवादी जो रूढ़ी मतलब कि यथास्थिति पर बनाए रखने की बात करते हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं एक तरीके से होती हैं जो कि समाज परंपराओं पर बल देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से परंपरावादी जो थे वो रूढ़िवादी थे, पश्चात्गामी यानी कि पीछे की ओर ले जाने वाले, मतलब कि जो ऐसी वो 4 चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपने परंपरा जो मैंने पढ़ाया था, आपने क्लास किया था? परंपरागत उपागम का? हाँ, नहीं किया था ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा। परंपरागत उपागम में 4 चीजें मैंने बताई थी, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, जिसे वैधानिक भी बोलते हैं, और एक संस्थाओं पर बल। ये 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। और वहीं व्यवहारवाद वो मानव व्यवहार का वैज्ञानिकता पर बल देना, फैक्ट पर बल देना, ठीक है। परंपरावादी थे, उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालने की बात की थी। अभी का जो मैंने कि यह वास्तविक क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं, विकास नहीं, यह आगे की ओर पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं। इससे क्लियर हो जाता है कि आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति है, ये विकास के लिए है। परंपरागत दार्शनिकता पर ज्यादा बल देते हैं। मैंने अभी बताया कि 4 चीजों पर ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। उसमें दार्शनिकता भी है, वो दार्शनिक दृष्टिकोण पर ज्यादा फोकस करते हैं। भाई उत्तर व्यवहारवाद जो है ये यथार्थ पर, जो समाज में चल रहा है उसको यथार्थ दृष्टिकोण रखते हैं। और जो है सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्यों? जैसे अभी मैंने रूढ़िवादी बताया, जो होते हैं ना वो यथास्थिति को बनाए रखने की बात करते हैं, वो परिवर्तन चाहते ही नहीं है। जैसे अभी जो हमारे दादा परदादा लोग हैं, वो कहेंगे भाई ये हमारे समाज की परंपरा है, ऐसे रहना चाहिए हमें, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं, हमको ऐसे करना है। तो ये परिवर्तन के विरोधी होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो समाज में। क्लियर?
चलो अच्छा थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि ऐसा है, आप लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना, घर के चार दीवार में रहना है। ऐसे थे भारतीय संस्कृति में। समाज परिवर्तन समय के साथ हमें बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? निकल रही है, काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात अब आप लोग सोचिए कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, ये समाज परिवर्तन का ही तो है। एक रूप आपको जीता जाता यही दिख रहा है कि समाज परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वहीं इसे पूरा कराना चाहिए, सिद्धांत ये हमारे सिद्धांत व्यवहारवादी और कर्मनिष्ठ, ये भी क्लियर है, मैंने बता दिया है। फिर परंपरागत बोलते हैं कि व्यवहारवाद का पूर्णता विरोध, इसी बात तरीके से व्यवहारवाद का और सॉरी व्यवहारवाद का पूरा विरोध किया परंपरावाद ने। क्यों विरोध किया था, कोई बताएगा? बताओ भाई। परंपरागत वाले पूर्णतः विरोधी क्यों थे व्यवहारवाद के? क्योंकि बोलो। और एक बेसिक पॉइंट व्यवहार मूल्य को बिल्कुल मूल्य निरपेक्ष कर दिया, मतलब मूल्य को हटा पर बल देना शुरू किया, ठीक है? जो उच्च व्यवहारवाद है वो क्या करता है, दोनों का समन्वय करता है, और मूल्य बेटा करता है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों की उपलब्धियों का स्वीकार करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समानता असमानता पॉइंट जितने भी थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब आप लोग बता दीजिएगा। जैसे कि बेसिक मैंने आपको पॉइंट ऐसे हम लोग बनाते थे, ये बीए में हम लोग जब थे तो ऐसे पढ़ते थे कि हम अपने हिसाब से नोट्स बनाते थे, पॉइंट आप लिखिए खुद से, जो मैं उसको लिखिए, कम से कम 5-6 पेज तो ऐसे ही हो, कम से कम मैं 10 पेज लिख सकती हूँ, ठीक है? यही चीज आपके अंदर भी आएगी, बस आप ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, पहले चीजों को समझो फिर लिखो, हाँ, लिखना है हमको, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है? पेपर ले लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे व्यवहारवाद आ गया, व्यवहारवाद के बारे में बताइए, टिप्पणी कुछ पेपर देख लीजिए, फिर किसी से बोलिए कि वहां आप ले लीजिए, आ गई होगी। हाँ रहते हैं ना पिछले साल के। अच्छा, मतलब किसी ने भी नहीं लिया है? ठीक है, कोई बात नहीं, लिया है, लिया है। ये नहीं है कि आपको मार्क्स के जो आंसर दिए हैं डिट्टो वही लिखना है, थोड़ा तो सोच लेना कि आपके नंबर बहुत कम आएंगे, क्योंकि करते हैं ना, नहीं को नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बस आपको पास में तो फिर अगर आपको उतना चलवाना है तो अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप अच्छा लिखोगे तो
तो ये अपने दिमाग में बैठा के सभी लोग का बेस्ट देना है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये पॉइंट जरूर सही करिएगा कि पूरा लिख के ठीक है। अब थोड़ी सी आलोचना कर देते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं क्लास। सबसे पहले आलोचक है हिंज यूलाऊ, इनका नाम लिख लीजिए। क्लियर है ना? हिंज यूलाऊ, ओके। मैं भी ग्रुप में डाल दूंगी। हिंज यूलाऊ ये जो सबसे बड़े व्यवहारवादी थे और ये अंत तक व्यवहारवादी ही बने रहे। जबकि जो व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन वो खुद है, उन्होंने बोला कि भाई अपना व्यवहार से कर पाई हिंदुस्तान में, लेकिन हमेशा बने रहे। इन्होंने उत्तर बेटा माइक ऑफ करो। छोड़ रही है वीडियो ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। मैम बोलिए, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को अपनाकर की उपेक्षा की, आप लोग लास्ट में पूछना, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे अटेंडेंस लगाने के लिए, ठीक है। तो जिनको जाना है वो चले जाए, कोई मैटर नहीं करता है। मैम लेकिन ये आईटी दूसरा है, इस पे टेक्निकल अमल अरे कोई बात नहीं। मुझे क्योंकि हमको रिपोर्ट करना होता है पूरा चीजें, तो हमको बस दिखाना है कि हाँ बच्चे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो नाम अटेंडेंस में लगाना है, ठीक है। ओके। परिभाषा लिखिए, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को अपना कर व्यवहारवाद की उपेक्षा की, तथ्य और वैज्ञानिकता की उपेक्षा की। ये हिंदी उलाऊ के अब अगर हम थोड़ा सा महत्व की बात करें कि उत्तर व्यवहारवाद का क्या महत्व है, तो कुछ पॉइंट से क्या हो रहा है कि सिद्धांत के संबंध में वाद विवाद चल रहा था कि कौन सा सर्वोच्च है, परंपरागत सर्वोच्च है या फिर व्यवहारवाद सर्वोच्च है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद आया, इसने इस वाद विवाद को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने दोनों का समन्वय कर दिया, तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय कर दिया। तो इसका ये सबसे बड़ा महत्व माना जाता है उत्तर व्यवहारवाद का। लाइन लिख सकते हैं लास्ट में ये चीज कि उत्तर व्यवहारवाद दृष्टिकोण की मान्यताओं को, बेटा माइक ऑफ कर दो। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत दृष्टिकोण की मान्यताओं को आधुनिक मान्यताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण इसे संदर्भात्मक उपागम भी कहते हैं। अगर आप लोग को संदर्भात्मक उपागम भी लिख के आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ना वही देता है, आंसर वही लिखना रहता है। प्रयास किया मैम, और जोड़ने का प्रयास किया, जिसके संदर्भात्मक उपागम भी कहते हैं। क्योंकि इसलिए इसने राजनीतिक सिद्धांत सर्वोच्च परंपरा इसे संदर्भात्मक उपागम भी कहते हैं।
ये भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास अंकुर सर लेंगे या फिर जो भी जैसा हो, आपको पता चल जाएगा। क्या पढ़ाएंगे? मैम बेटा मंडे ट्यूसडे रहती है ना, तो ये मैंने मंडे को क्लास मिस कर दी थी, मैंने कुछ कारणवश नहीं लिया था, तो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं। ओके, यानी अब मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे से ही होगी। हाँ हाँ, ये आप लोग का फर्स्ट यूनिट का मैं उपागम पूरा क्लियर, अब मैं क्लास लूंगी तो सेकंड यूनिट का पढ़ाऊंगी, ठीक है। सेकंड यूनिट में होगा ना, आपने सिलेबस देखा है? स्टेट है, स्टेट के उसमें पूरा फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी कुछ टॉपिक हैं जो कि अंकुर सर पढ़ाएंगे। बाकी उपागम था, उपागम मैंने पढ़ा दिया है, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये सारी पॉइंट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बेटा बस स्क्रीनशॉट ले लो।